थे। माधव ने झिझकते हुए कहा। सौम्या माधव के पास आ गई। वो मैंने सुना कि तुम्हें कुछ कंफ्यूज थी। माधव ने कहा। नहीं तो, सौम्या ने उसकी ओर देखकर कहा। सौम्या थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा, समीक्षा ने कहा था ना ये आपसे। सौम्या ने कहा। नहीं तो, उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि तुम्हें ऊपर लाने के सिवा हमारी ज्यादा बात भी नहीं हुई। क्यों, कोई बात पूछना चाहती हो क्या? माधव ने कहा। हाँ, पूछना तो है। आपने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की, जबकि आपसे मैंने पहली मुलाकात में ही अपनी कमियां बता दी थी। आपकी जगह कोई और लड़का होता तो तुरंत मना कर देता। सौम्या ने मासूमियत से पूछा। तुम बहुत मासूम हो सौम्या। उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा कि तुम रूढ़ हो, गुस्सैल हो, वगैरह वगैरह, ये जानते हुए भी कि मैं मना कर सकता हूँ, फिर भी तुमने इसकी फिक्र नहीं की। ये तुम्हारी मासूमियत और भोलेपन को झलकाता है। और तुम्हें फिक्र है औरों की, तभी तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई परेशान हो। माधव ने कहा। सौम्या माधव की ओर एकटक देख रही थी। और तुमने मुझसे क्या कहा था कि अगर राम जी ने मुझे तुम्हारे नसीब में लिखा है तो मैं और मेरे गुण और दोष सब तुम्हारे ही तो हैं। तो जब राम जी ने हमारा साथ लिख ही दिया है तो तुम और तुम्हारे गुण दोष, सुख दुख सब मेरे हैं। माधव ने सौम्या की आंखों में आंखें डालकर कहा। सौम्या माधव की बातों को सुन इस तरह से खामोश हो गई कि जैसे उसके पास कोई शब्द ही ना हो। माधव ने सौम्या को एक गिफ्ट देते हुए कहा। ये मैं आपके लिए लाया था। वो मैं। सौम्या गिफ्ट लेने में झिझकने लगी। डोंट वरी, इसमें सिर्फ चॉकलेट्स हैं। एक्चुअली लोग मोबाइल गिफ्ट करते हैं, पर मुझे पता था कि आप और लड़कियों की तरह घंटों अपने मंगेतर से बात करने वालों में से नहीं हैं। आप मन रखने के लिए गिफ्ट ले तो लेती, पर मेरा फोन आने पर आप असहज महसूस करती। ऐसा नहीं है कि हम शादी तक बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे, पर जब आप चाहेंगी, माधव ने कहा। माधव की बात सुनकर सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। उसके गाल मारे शर्म के लाल हो गए थे। माधव सौम्या का मुस्कुराता चेहरा देख रहा था, जो चांदनी रात में निखर रहा था। मध्यम मध्यम चल रही हवा सौम्या की लटों को छू कर जा रही थी। सौम्या की मासूम नजरें माधव को देख रही थीं। यही तो वो अदा थी जो उसे कायल कर गई थी। माधव ने अपने हाथों से सौम्या की लट को उसके कान में थमाया और हल्के से कहा, मैं तुम्हें हर पल इसी तरह खुश रखना चाहता हूँ। आई लव यू। और माधव वहाँ से चला गया। सौम्या वहीं चुपचाप खड़ी थी। माधव के जाते ही समीक्षा आ गई और वो दोनों वहाँ से अपने कमरे की ओर आने लगे। पता है दीदी, जीजू मेरे आने तक सीढ़ियों पर ही खड़े थे, क्योंकि तुम्हें अंधेरे से डर जो लगता है। समीक्षा ने कहा। तो वो सीढ़ियों पर क्यों खड़े थे, मेरे साथ छत पर क्यों नहीं रुक गए? सौम्या ने कहा। उन्होंने नीचे किसी को देख लिया था शायद, समीक्षा ने कहा। उस रात सौम्या की नींद जैसे उसकी पलकें छोड़कर भाग गई थी। उसे सिर्फ माधव का ही ख्याल आ रहा था। माधव की बातें, उसका उसके लिए परवाह करना, उसकी अच्छाई और उसका स्पर्श, जो सौम्या के मन में नए रंग भर रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे। इन दिनों सौम्या के स्वभाव में कुछ नए परिवर्तन दिख रहे थे। सौम्या अधिकतर खोई खोई रहने लगी। कभी कभी बेवजह मुस्कुराने लगती, तो कभी माधव का फोन आने पर वहीं आसपास मंडराने लगती कि कोई एक बार बोल दे कि ले सौम्या, तू भी माधव से बात कर ले। और जब माधव से बात करने की बारी आती तो सिर्फ हाल चाल पूछकर फोन रख देती। इधर दूसरी तरफ माधव का हाल भी कुछ ऐसा ही था। माधव भी सौम्या की एक आवाज सुनने के लिए बहाने ढूंढकर उसके घर कॉल कर देता था, तो कभी उसकी झलक पाने के लिए शादी की तैयारियों के बहाने उसके घर आ जाता। और जब पर्दे के पीछे से माधव को निहारती सौम्या माधव की नजर पड़ते ही शर्मा कर छुप जाती, तो माधव के होठों पर शरारती मुस्कान आ जाती। इसी तरह शादी का दिन भी नजदीक आ गया और माधव सौम्या को लेने बारात लेकर पहुंच गया। दुल्हन के जोड़े में जब सौम्या माधव के पास आई तो माधव उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। आज सौम्या और माधव की खुशी उनके चेहरे से निखर कर आ रही थी। माधव को देखकर सौम्या की मुस्कान उसके चेहरे से हटी नहीं रही थी। माधव सौम्या के मुस्कुराते चेहरे को इस तरह देख रहा था कि जैसे वचन दे रहा हो, ये मुस्कान कभी खोने नहीं दूंगा। जब विदाई के समय सौम्या की आंखों में आंसू आए तो माधव ने अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया, जिससे सौम्या के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हंसी छा रही थी। कुछ देर बाद सौम्या अपनी नई जिंदगी शुरू करने माधव के घर आ चुकी थी। जब रात हुई
तो माधव अपने और सौम्या के कमरे में गया। उसने देखा कि सौम्या सो चुकी थी। थकान के मारे सौम्या इतनी गहरी नींद में थी कि उसे माधव के आने की आहट भी नहीं हुई। माधव आहिस्ते से पलंग के दूसरी तरफ बैठ गया, जिससे सौम्या की नींद न खुल जाए। माधव ने सौम्या के चेहरे पर बिखरी जुल्फों को अपने हाथों से एक तरफ किया। माधव मासूम बच्चे की तरह बेसुध सो रही सौम्या को देख रहा था। उसे कितनी प्यारी लग रही थी वो। माधव की नजर सौम्या के हाथ के नीचे दबी एक किताब पर पड़ी। उसने उस किताब को आहिस्ते से उठाया और खोला। उसमें बहुत सी कविताएं लिखी थीं। माधव एक एक करके उन कविताओं को पढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे सौम्या ने उन कविताओं में अपने भाव भरे हों। उन कविताओं में से एक कविता माधव के लिए भी थी। कहते हैं दुनिया में कोई सदा साथ नहीं रहता, हमारे पास नहीं रहता, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कुछ बातें तुम्हारी सुनना चाहती हूँ, कुछ लफ्ज तुमसे कहना चाहती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सौम्या की कविताएं माधव के दिल की गहराई में उतर रही थीं। वह पूरी रात सौम्या को ही देखता रहा। माधव को पता ही नहीं चला कि कब उसकी नींद लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सौम्या वहां नहीं थी। माधव को बालकनी से हलचल सुनाई दी। वह उठकर बालकनी में गया। उसने देखा नई नवेली बधू की तरह निखरी सौम्या तुलसी में जल दे रही थी। उसके बाल भीगे बिखरे हुए थे, जिनके झरोखों में से सूरज की लालिमा झांक रही थी। सुबह की सुनहरी धूप में कोमल कली की तरह उसके चेहरे की कांति महक रही थी। उसकी बातूनी आंखें, उनमें लगा काजल माधव को निहाल कर रहे थे। सौम्या की नजर माधव पर पड़ी तो वो उसे देखकर मुस्कुरा दी। माधव झिझक कर इधर उधर देखने लगा। कब उठी सौम्या? माधव ने कहा। अभी कुछ देर पहले ही उठी। कल आप आए और मुझे जगाया नहीं। सौम्या ने कहा। तुम इतनी निश्चिंत होकर सो रही थी कि तुम्हें उठाने का मन ही नहीं हुआ। माधव ने कहा। वो मुझे आपको कुछ देना था, सौम्या ने कमरे में आते हुए कहा। सौम्या ने अपने बैग से एक गिफ्ट निकाला और माधव की ओर बढ़ाया। ओह, पहली बार अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे रही हो, माधव ने कहा। फिर माधव ने गिफ्ट खोला। श्रीमद् भगवत गीता। माधव ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वो सभी कह रहे थे कि माधव को ऐसा गिफ्ट देना जो उसके काम आए, तो मैंने सोचा श्रीमद् भगवत गीता से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, सौम्या ने कहा। माधव मुस्कुरा उठा। इस तरह सौम्या और माधव की जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चल पड़ी। दिन गुजरने के साथ साथ माधव सौम्या का प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। दोनों को एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में खुशी मिलती थी। किचन से दूर भागने वाली सौम्या को माधव के लिए खाना तैयार करना अच्छा लगने लगा था। वो हर रोज माधव की पसंद का खाना बनाने की कोशिश में कभी यूट्यूब तो कभी किसी रेसिपी बुक को छानती रहती और इसी कोशिश में कई दफा अपने हाथों को कभी गर्म तेल में तो कभी चाकू से चोटिल कर लेती। माधव जब सौम्या के जख्म देखता तो गुस्सा करते हुए कहता, क्या यार सौम्या, तुमने आज फिर चोट लगा ली। मैंने कहा ना, इस तरह से मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। तुम जया को खाना बनाने क्यों नहीं देती हो? देखो कितनी तकलीफ हो रही होगी। फिर माधव सौम्या के हाथों को सहलाते हुए दवा लगा देता और सौम्या कहती, माधव, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए खाना बनाना और ऐसे कामों में छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। हाँ, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो सीधे बोल दो। फिर माधव सौम्या का हाथ थामता और कहता, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बस तुम्हें चोट लगती है तो अच्छा नहीं लगता, बस आई एम सॉरी। और सौम्या खिलखिलाकर हंसने लगती। जब माधव ऑफिस जाता तो सौम्या उसे सी ऑफ करती और शाम को तैयार होकर उसके वापस आने का इंतजार करती। जब शाम को घर वापस आया थका हारा माधव सौम्या को देख अपनी थकावट भूल जाता था। अक्सर माधव सौम्या तक कोई भी गर्म चीज पहुंचने ही नहीं देता, पर जब कभी सौम्या की गर्म चीज खाने से जीभ जल जाती तो उसके मुंह से आह माधव निकल पड़ता था और माधव उसे कहीं शहद चटाने लगता तो कहीं ठंडा पानी पिलाकर उसको राहत दिलाने लगता। इसी तरह सौम्या माधव की तबीयत बिगड़ने पर रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती रहती। माधव उसे मना करता रहता कि कब तक जागोगी यार, इस तरह तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। और सौम्या उसे गुस्से से डांट कर कहती, माधव, आप मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे अपना काम करने दो, चुपचाप सो जाओ। जब उन दोनों में से कोई रूठ जाता तो दूसरा बिना झिझके सॉरी कहकर दूसरे को मना लेता। सौम्या तो अक्सर नादानियां करने के बाद
माधव से आई एम सॉरी माधव कहती और माधव हंसकर उसे माफ कर देता। उन दोनों के रिश्ते की सबसे मासूम चीज यही तो थी, बस एक प्यार या सॉरी, और सब ठीक। दोनों की जिंदगी किसी परियों की कहानी से कम सुंदर नहीं थी। माधव और सौम्या घंटों गार्डन में बैठकर बातें करते रहते, जैसे कोई नया प्रेमी युगल हो। अक्सर लोग तो उन्हें कॉलेज का लव बर्ड समझकर धोखा खा जाते और आश्चर्य से कहते, आप दोनों शादीशुदा हैं? देखकर लगता नहीं है। और वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। सौम्या को माधव के साथ एक खास एहसास होता था। माधव का उसे चाय फूंक कर पिलाना, उसके बोलने से पहले ही सब समझ जाना, उसे देखकर माधव का मुस्कुराना, उसकी बिखरी लटों को प्यार से संवारना, उसे प्यार भरी नजरों से देखना, उसका प्यार से सौम्या सौम्या पुकारना, सब कुछ सौम्या को अच्छा लगता था। और माधव को भी सौम्या का उसके समय पर खाना ना खाने पर चिंता करना, उसके ऑफिस से आने का इंतजार करना, सभी लोगों के बीच बैठे होने पर धीरे से पिंच करना और शरारती सी मुस्कान देकर अनजान बनना, उसकी बैग में पीछे बैठकर कंधे पर हाथ रखना, उसके परेशान होने पर उसे समझाना और अपनी दी हुई श्रीमद् भगवत गीता थमाते हुए कहना, इसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं माधव, जो आपको आपके गूगल में भी नहीं मिलने वाले। माधव के हाथों में चोट लगने पर सौम्या का उसे चूमकर सहलाना। सौम्या के साथ माधव अपनी जिंदगी संपूर्ण महसूस कर रहा था। जहां सौम्या नदी की तरह चंचल थी, वहीं माधव एक शांत स्थिर पर्वत की तरह। दोनों का मिलन कलकल करते झरने के उदय जैसा था। वक्त अपनी रफ्तार से पकड़े धीरे धीरे बीत रहा था। सौम्या और माधव की शादी को 6 माह बीत चुके थे। एक दिन सौम्या बाहर दादी को रामायण पढ़कर सुना रही थी और माधव कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी पास रखे सौम्या के फोन पर एक मेल आया। माधव ने सौम्या के फोन पर आया ईमेल चेक किया, तभी वहां सौम्या आ गई। तुमने किसी नेचर फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था क्या? माधव ने सौम्या से पूछा। हाँ, लिया तो था, पर उसका रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं। सौम्या ने कहा, अभी उसी का ईमेल आया है, इसमें लिखा है कि तुम टॉप 5 में सिलेक्ट हुई हो। माधव ने कहा। सौम्या आश्चर्य में पड़ गई। अरे क्या बात कर रहे हो माधव, उसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सौम्या ने कहा, लो तुम ही देख लो और सुनो, जल्दी पैकिंग करो, हमें दिल्ली के लिए निकलना है, अब 800 परसों है। माधव ने बिस्तर से उठते हुए कहा। माधव और सौम्या अगले दिन दिल्ली के लिए निकल गए और 2 दिनों के सफर के बाद वापस भी आ गए। घर वाले उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सौम्या चिंतित लग रही है और माधव उसे धैर्य बंधा रहा है। सौम्या बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ माधव? माँ ने कहा। हाँ माँ, वो अभी आता हूँ, 1 मिनट। इतना कहकर माधव भी अपने कमरे में चला गया और बाहर बैठे घर वाले सौम्या और माधव के कमरे से आ रही कुछ बातों को सुन रहे थे। सौम्या, तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा माँ पापा से, वो मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता माधव, वो बहुत कंजर्वेटिव हैं और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। रात को खाने के बाद माधव अपने माता पिता के पास गया। माँ पापा, मुझे कुछ बात करनी है, अंदर आ जाऊं? माधव ने कहा। हाँ आना, बैठ इधर। माधव की माँ ने कहा। वो माँ, मैं और सौम्या जब दिल्ली गए तो वहाँ सौम्या को नेचर फोटोग्राफी में बेस्ट फोटोग्राफर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इसी के साथ उसे 3 दिन की इंटर्नशिप का ऑफर लेटर मिला है जो चेन्नई में है। तो क्या सौम्या जा सकती है? माधव ने कहा। माधव, अगर अपने शहर में ही होता तो कोई बात ही नहीं थी, पर इतनी दूर चेन्नई जाना, वो भी अकेले, ठीक नहीं होगा बेटा। माधव के पिता ने कहा। पर ये सौम्या का सपना है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? माधव ने कहा। देख माधव, सौम्या हमारी बेटी ही है, तू देखता भी है, पर वो कभी अकेले बाहर नहीं गई, उसे कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में। और तू अखबार में पढ़ता तो है ना क्या क्या हो रहा है लड़कियों के साथ। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे हम?
माधव की माँ ने कहा, आप लोग हर बात को निगेटिव में क्यों सोच लेते हो? आजकल लड़कियां कितनी तरक्की कर रही हैं, वो भी तो अखबार में आता है ना। क्या वो घर में बैठे बैठे पायलट या साइंटिस्ट बन जाती हैं? और अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। और क्या इन सब चीजों के बारे में सोच सोच कर हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना छोड़ दें, उनकी जिंदगी सिर्फ चार दीवारी तक सीमित रहने दें? अरे ऐसे में तो उन दरिंदों में और हम में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। माधव ने गुस्से से कहा, देख माधव, तुम्हारी पीढ़ी हम लोगों को तभी समझती है जब तुमसे कुछ बन बिगड़ जाता है। तुमने हमसे पूछा, हमने जवाब दे दिया, अब जो तुम लोगों को ठीक लगे वो करो। माधव की माँ ने कहा। माधव बिना कुछ बोले वहां से चला गया। माधव अपने कमरे में आया। सौम्या पलंग पर बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तुमने पैकिंग करना शुरू नहीं किया? माधव ने अलमारी के ऊपर रखा बैग नीचे उतारते हुए कहा। माधव, मैं माँ पापा की परमिशन के बिना कहीं नहीं जाने वाली। सुन रहे हैं ना आप? सौम्या ने कहा। उन्होंने तुम्हें अकेले जाने के लिए मना किया है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माधव ने कहा। लेकिन माधव, लंबा समय है, पूरा 1 महीना लग जाएगा। और आपका ऑफिस, उसका क्या? सौम्या ने चिंता जताते हुए कहा। तुम टेंशन मत लो, सब मैनेज हो जाएगा। तुम बस तैयारी शुरू करो और अपने सपने पूरा करो, माधव ने सौम्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। 2 दिन बाद माधव सौम्या को लेकर चेन्नई चला गया और सौम्या की इंटर्नशिप खत्म होने के बाद वो दोनों वापस आ गए। उन दोनों के चेन्नई से लौटने के 3 दिन बाद सौम्या को एक कॉल आया कि उसे फोटोग्राफर के पद पर एक नामी मैगजीन कंपनी ने जॉब ऑफर की है। माधव की खुशी का ठिकाना ना रहा, पर सौम्या उदासीन भाव लिए खड़ी थी। माधव ने सौम्या को देखा। क्या हुआ, खुश नहीं हो? माधव ने कहा। इस जॉब को करना मतलब ट्रेवल करना और महीनों तक आपसे दूर रहना। मैं नहीं कर पाऊंगी ये, सौम्या ने कहा। ये क्या बात हुई यार, ये तो तुम्हारा सपना है। सौम्या, मैंने तुम्हें देखा है, जब तुम तस्वीर लेती हो तो तुम्हारी आंखों में अपना पसंदीदा काम करने की चमक होती है। तुम और भी खुश होती हो। और फोटोग्राफी तुम्हारा टैलेंट है यार, उसे वेस्ट मत करो। और तुम इस वजह से मना कर रही हो कि मुझसे दूर रहना पड़ेगा। तुम्हें कसम है मेरी, जो मेरे कारण तुमने अपने पैशन को छोड़ा तो तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सारे सपने सब मेरे हैं, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़े, माधव ने कहा। माधव सौम्या की जॉब की खबर अपने माँ और पापा को देने गया, पर उसके माता पिता को ये बात कुछ रास नहीं आई। उन्हें सौम्या की जॉब से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ इसी बात का ऐतराज था कि उनकी बहू एक शहर से दूसरे शहर अकेले सफर करेगी और महीनों घर से बाहर रहेगी। माधव ने इसका एक हल निकाला कि सौम्या के साथ वो भी जाया करेगा। फिर कुछ इस तरह सौम्या का सपना पूरा करने की चाह में माधव सौम्या के साथ एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करता और उसके साथ रहकर उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। सौम्या जब काम करती तो वो एक जगह घंटों बैठकर इंतजार करता और अपने लैपटॉप से ही अपने बिजनेस से संबंधित काम करता रहता। कभी कभी तो माधव इतना थक जाता कि बिना खाए ही सो जाता। सौम्या माधव को इस तरह देखकर मन ही मन घुट रही थी। कई बार तो उसे लगता कि वह माधव से जाकर बोल दे कि मुझे नहीं करना कोई फेमस नेचर फोटोग्राफर बनने का सपना पूरा करना, मैं आपको इस तरह अपने पीछे भागते और परेशान होते नहीं देख पा रही हूँ। माधव, कितनी अच्छी थी हमारी सिंपल सी परियों वाली लाइफ, बस अब ये सब यहीं रोक देते हैं। पर वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी क्योंकि माधव ने उसे अपनी कसम जो दे रखी थी। इसी तरह करीब 2 माह बीत चुके थे। माधव और सौम्या घर पर ही थे। सौम्या अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे लिविंग रूम से माधव के पापा के चिल्लाने की आवाज आई। वो बाहर गई तो उसने देखा पापा माधव को जोर जोर से डांट रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? कब तक ऐसे चलेगा? पूरी जिंदगी घूमते रहोगे क्या उसके पीछे? मैं अब अकेले पूरा बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगा। तुम्हारे मना करने की वजह से पिछली डील हमारे हाथ से चली गई और अब तुम फिर मना कर रहे हो। रोड पर लाना चाहते हो क्या हमें? मैंने अब तक सह लिया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। 2 दिन बाद मीटिंग है और उसमें तुम्हें आना है, समझे ना? माधव के पिता ने उसे डांटते हुए कहा और वो वहां से चले गए। पर पापा, माधव बोलते हुए रुक गया। माँ, तुम तो मुझे समझती हो ना, बोलो ना पापा से। माधव ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा। मैं क्या करूँ माधव,
तेरी जिद की वजह से बिजनेस तो घाटे में जा ही रहा है और घर का माहौल भी बिगड़ रहा है। आजकल तेरे पापा बहुत टेंशन में रहने लगे हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती हूँ। माधव की माँ ने कहा। उस रात घर के किसी सदस्य ने खाना तक नहीं खाया। माधव और सौम्या भी बिना कोई बातें किए एक दूसरे को पीठ देकर करवट लिए बिस्तर पर लेटे रहे। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। सौम्या अपने मुंह को दबाकर अपनी सिसकियां छुपाने की कोशिश कर रही थी और माधव असमंजस में पड़ा सामने टेबल पर रखा फैमिली फ्रेम देख रहा था। अगले दिन सुबह माधव ऑफिस के लिए निकल गया और जब वापस आया तो देखा सौम्या कमरे में नहीं थी। माँ, सौम्या कहीं गई है क्या? माधव ने माँ से पूछा। हाँ, वो जल्दी में बैग लेकर गई तो है, कह रही थी माँ के यहाँ जा रही हूँ और तेरे लिए ये चिट्ठी देकर गई है। माँ ने माधव को चिट्ठी देते हुए कहा। ठीक, वो फोन भी तो कर सकती थी, क्या लिखा है इसमें? माधव ने चिट्ठी लेते हुए कहा। मैंने नहीं पढ़ा, सोचा तुम दोनों की कोई निजी बात ना हो, माँ ने कहा। माधव ने सौम्या का लेटर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, माधव, कल मुझे कंपनी से कॉल आया था हैदराबाद जाने के लिए। वहाँ परसों तक पहुँचना था, इसलिए मैं आज ही निकल रही हूँ। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं माँ के घर से निकलूंगी और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे ताऊ जी के बेटे अजीत भैया हैं मेरे साथ। काम बहुत ज्यादा रहेगा तो शायद कॉल रिसीव ना कर पाऊँ। आप अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खा लेना, ओके? और मुझे पता है कि माँ ने ये चिट्ठी नहीं पढ़ी होगी तो उन्हें भी बता देना। और मैं जल्दी में तुम्हें कॉल नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, लव यू। माधव कुछ देर खामोश खड़ा रहा। माँ के पूछने पर उसने उन्हें सौम्या के बारे में बताया, फिर अपने कमरे में चला गया। रात हो चुकी थी। माधव अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा सीलिंग की ओर देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसके फोन में रिंग हुई। उसने देखा तो सौम्या की माँ का फोन था। उसने फोन उठाया। हेलो माधव, सौम्या की माँ ने कहा। जी माँ, बोलिए। माधव ने कहा, आपने खाना खा लिया है ना? सौम्या की माँ ने कहा, नहीं माँ, अभी खा लूंगा, पर आप आज अचानक क्यों पूछ रही हैं? माधव ने कहा, अरे सौम्या मुझसे बोलकर गई थी कि उसके आने तक मैं तुम्हें खाना खाने की याद दिलाती रहूं। सौम्या की माँ ने कहा। ये सुनकर माधव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा माँ, एक बात पूछनी थी कि अजीत भैया सौम्या का ख्याल तो अच्छे से रख लेंगे ना? मेरा मतलब सौम्या बहुत गुस्से वाली है, अगर उसका हैदराबाद में उनसे झगड़ा हो गया तो? माधव ने कहा, पर अजीत तो सौम्या के साथ गया ही नहीं, उसे कोई काम आ गया था तो उसने सौम्या को कल ही मना कर दिया था, तो वो अकेले ही चली गई। सौम्या की माँ ने कहा, पर उसने तो। इतना कहकर माधव चुप हो गया। ठीक है माँ, मैं रखता हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं खाना खा लूंगा। माधव ने ये कहकर फोन रख दिया। सौम्या को गए 4 दिन हो चुके थे और वह आज शाम को वापस आने वाली थी। माधव उसे लेने एयरपोर्ट गया। वहां पहुंचा तो सौम्या की एक मुस्कान ने उसकी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। सौम्या और माधव घर पहुंच गए। रात हो चुकी थी। सौम्या अपनी कंपनी के किसी मेंबर से बात कर रही थी और माधव बेड पर बैठा उसके फोन से फ्री होने का वेट कर रहा था। जब सौम्या आई तो माधव ने उसे अपने सामने बैठने को कहा। तुम हैदराबाद अकेले क्यों गई थी? अगर माँ पापा को पता चल जाता तो घर में बवाल मच जाता। माधव ने शांति से पूछा। आपको माँ ने बताया है ना? आप ही बताइए ना माधव, मैं क्या करती? आपको ऑफिस में काम था और मेरा जाना भी जरूरी था। अगर मैं अजीत भैया वाला बहाना नहीं करती तो आप मुझे जाने ही नहीं देते, सौम्या ने कहा। पर सौम्या, तुम मुझसे एक बार तो बताती, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लेता। अगर माँ पापा को भनक भी हो जाती ना तो तुम्हें उनके गुस्से का सामना करना पड़ता, माधव ने कहा। देखिए माधव, मुझसे अब ये सहन नहीं होता। इस घर में कोई भी काम करना, जैसे संसद में बिल पास कराना, पहले घंटों बात करो, फिर परमिशन मिलेगी और परमिशन ना मिली तो फिर कोई जुगाड़ लगाओ। मतलब हद है यार। मैं अपने पापा के घर सारे काम अपनी मर्जी से करती थी, बिना किसी रोक टोक के, और यहाँ बस परमिशन लेकर काम करते रहो। मेरी भी तो कोई लाइफ है, सौम्या ने उत्तेजित होकर कहा। सौम्या, तुम्हें क्या हो गया है? थोड़ा धीरे बोलो, माँ पापा सुन लेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि माँ पापा पुराने ख्यालात के हैं, पर इसमें भी उनकी हमारे लिए फिक्र ही है। तुम्हें कुछ हो ना जाए इसलिए वो भी तुम्हारी चिंता करते हैं, और अभी तक तो तुम भी यही कहती थी ना, माधव ने कहा। ये क्या बात हुई माधव? चिंता करते हैं, ये कैसी चिंता है जो किसी पर दबाव बनाकर की जाती है? चिंता है उन्हें अपनी झूठी अकड़ और शान की। इससे अब मेरा दम घुटने लगा है, सौम्या ने खींचकर कहा। सौम्या, मैंने कहा धीरे बोलो, अब मुझे कोई बात नहीं करनी, सो जाओ।
माधव ने सख्त आवाज में कहा। कब तक मैं अपनी आवाज दबाऊं? हाँ, और जिन्हें सुनना है सुनने दो। मेरी जिंदगी में मेरा कोई हक है या नहीं? और आप भी कोई कम नहीं हो। जहाँ मैं जाती हूँ पीछे पीछे मेरे साथ तैयार हो जाते हो। आपके कारण मेरे कलीग्स मेरा मजाक उड़ाते हैं यार, और आपके हमेशा साथ रहने की वजह से मैं फ्री रह ही नहीं पाती हूँ। सौम्या ने गुस्से से कहा। सौम्या, तुम शांत हो जाओ। मुझे अगर पता होता कि तुम्हें मेरे कारण प्रॉब्लम हो रही है तो शायद मैं कोई और रास्ता निकाल लेता। माधव ने कहा। क्या रास्ता निकालोगे आप? लड़ोगे अपने माता पिता से? सुनिए माधव, आपके माता पिता से मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं बंदिशों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं काट सकती, सौम्या ने कहा। माधव अब बिना कुछ बोले सौम्या की ओर देख रहा था। सौम्या का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबका इतना ख्याल रखने वाली सौम्या, हर परिस्थिति में बिना किसी शिकायत के रहने वाली, माधव से बेइंतहा प्यार करने वाली सौम्या आज इतना अलग बर्ताव क्यों कर रही थी। माधव, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब खुद की लाइफ बेकार नहीं कर सकती। मुझे अपने करियर पर भी तो फोकस करना है। अब एक ही सॉल्यूशन है इस मसले का, हम डिवोर्स ले लेते हैं, सौम्या ने गंभीरता से कहा। माधव सन्न रह गया। मतलब ये क्या कह रही हो सौम्या? माधव ने कहा। हाँ, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए माधव। अब मैं आपके और आपके परिवार की बंदिशों के साथ नहीं रह सकती। दम घुटता है मेरा अब। इससे मैं भी आजाद हो जाऊंगी और आपके घर में मेरे कारण होने वाला झगड़ा भी शांत हो जाएगा, सौम्या ने कहा। माधव की आंखें नम होने लगी। देखो सौम्या, तुम अभी गुस्से में हो, हम सुबह शांति से बात करेंगे, माधव ने कहा। माधव, मैंने ये फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। मैं गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेती। मैं आपसे ये बहुत दिनों से कहना चाह रही थी। मुझसे अब और सहन नहीं होता। माधव, आई एम सॉरी, सौम्या ने कहा। सौम्या की बात सुनकर माधव स्तब्ध रह गया। कितना अजीब है ना ये शब्द सॉरी। कभी एक पल में रिश्तों के बीच खींची अहंकार की सख्त दीवार को अलग कर देता है, तो कभी बर्दाश्त की सीमा बनकर रिश्ते की नाजुक डोर को तोड़ने के लिए काफी होता है। सौम्या, ये कैसी बचकानी हरकत है? इतनी जरा सी बात में कोई ऐसे रिश्ते तोड़ने लगता है क्या? पागल हो गई हो तुम? तुम्हें पता भी है कि क्या कह रही हो तुम? शादी को मजाक बनाकर रखा है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो चलो एक दूसरे को सॉरी कहकर अलग हो जाते हैं। मैं तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं देने वाला, समझी? माधव ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। माधव की गुस्से भरी आवाज सुनकर सौम्या सहम गई और फपक कर रोने लगी। माधव गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। बाहर खड़े माधव के माता पिता उनकी बातें सुन चुके थे। माधव पूरी रात लिविंग रूम के सोफे पर परिवार के साथ बैठा रहा और रात भर सौम्या के कमरे से उसकी सिसकियां सुनाई देती रहीं। अगले दिन सुबह माधव की नींद खुली। उसने देखा कि सौम्या रोज की तरह घर की मेड जया के साथ किचन में नाश्ता पका रही है। सौम्या को पहले की तरह देख माधव ने राहत की सांस ली। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनकर माधव की माँ ने दरवाजा खोला। देखा तो काले कोट में एक वकील खड़े थे। माँ ने उनके आने का कारण पूछा। जी, मुझे सौम्या जी ने बुलाया है, वकील ने कहा। तभी सौम्या किचन से बाहर आई। हाँ, मैंने बुलाया है इन्हें, सौम्या ने कहा। वकील ने अपने बैग से पेपर्स निकालकर सौम्या को देते हुए कहा। मैडम, ये लीजिए डिवोर्स पेपर। माधव ने जैसे ही ये सुना तो उसका खून खौल उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने वकील के हाथ से पेपर्स छीनकर फाड़ दिए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन माधव ने पहली बार गुस्साई आंखों से सौम्या की ओर देखा और उसे फटकार लगाते हुए कहा, क्या तमाशा है? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी दो चार बातें सुन क्या ली? तुम्हें बड़ी छूट मिल गई है। हाँ, समझती क्या हो तुम अपने आप को? क्या कह रही थी? मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अंधेरे में फट्टू की तरह डर जाती हो। इतनी बड़ी हो गई पर गर्म चीज फूंक कर खाना याद नहीं रहता तुम्हें। एक चीज चुनने में तुम्हें घंटों लग जाते हैं और फैसले लेने चली अपना गुस्सा तक तो संभाल नहीं पाती। कोई कुछ बोल दे तो पलटकर ठीक से जवाब देना तक तो आता नहीं तुमसे। अपना ख्याल तक तो ठीक से रख नहीं पाती हो और चली अकेले रहने। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। एक बात ध्यान से सुनो, ये डिवोर्स की जिद करना बंद करो और जाओ अंदर। सौम्या की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई। सुबह से दोपहर हो गई। सौम्या ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था तो माधव उसके लिए थाली लगाकर कमरे में ले गया। सौम्या सोई हुई थी।
माधव सौम्या के पास बैठ गया। उसने सौम्या को हल्के से हिलाकर जगाया और उससे खाना खाने के लिए कहा। मुझे भूख नहीं है, सौम्या ने कहा। मैंने बहुत जोर से डांट दिया ना तुम्हें। आई एम सॉरी यार, वादा करता हूँ अब से ऐसा दोबारा नहीं होगा। नाराजगी छोड़ो और खाना खा लो प्लीज, माधव ने कहा। माधव, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आप भी सबकी तरह मुझ पर दबाव क्यों बना रहे हैं? मैं आपको किस तरह समझाऊं कि अब मैं आपके साथ और नहीं रह पाऊंगी? आप क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? सौम्या ने रुआंदे स्वर में कहा। सौम्या, तुम्हारी हर जिद, हर बात मैं मानने को तैयार हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी हो यार, मेरा प्यार हो, तुम क्यों नहीं समझती? माधव ने कहा। आपको याद है आपने मुझसे कहा था मेरी खुशी के लिए आप दूर भी रह सकते हैं, तो अब मेरी खुशी इसी में है कि मैं आपसे दूर रहूं, सौम्या ने कहा। माधव की आंखें भर आईं, पर अपने आप को बेबस सा महसूस करने लगा। ठीक है तो चलो कर दूंगा ये भी, कल बुला लेना अपने लायर को, पर अभी खाना खा लो। ये कहते हुए माधव का गला भर आया। माधव ने थाली में से एक निवाला तोड़ा और उसे फूंक कर ठंडा किया और सौम्या की तरफ बढ़ाया। सौम्या ने माधव का हाथ रोकते हुए कहा, मैं ये चाहती हूँ कि अब आप मेरी चिंता करना छोड़ दें, ये मुझे अकेले रहने में मदद करेगा, सौम्या ने कड़क भाव में कहा। माधव ने अपनी डूबती आवाज में सिर हिलाकर हम किया और वहां से उठकर चला गया। कभी कभी प्यार हमें इतना मजबूर कर देता है कि उसको बचाने में रिश्ते तक को दांव पर लगाना पड़ जाता है। आज माधव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। माधव बरामदे में बैठा एकटक आसमान की ओर देख रहा था, जैसे अनंत में अंत छान रहा हो। उसका ध्यान घर के बाहर खड़ी गाड़ी के हॉर्न की आवाज से टूटा। उसने सामने देखा तो सौम्या की माँ और समीक्षा आए हुए हैं। माधव, सौम्या ने फोन लगाया था, कुछ अनाप शनाप कहे जा रही थी कि अब हम अलग हो रहे हैं, सौम्या की माँ ने कहा। माधव ने माँ को कोई उत्तर नहीं दिया। ये क्या बात हुई? कहाँ गई वो बेवकूफ? आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाती हूँ उसे, सौम्या की माँ ने गुस्से से कहा। सौम्या की माँ उसके कमरे में पहुंची। वहाँ सौम्या अपना बैग पैक कर रही थी। सौम्या, ये क्या पागलपन है? शादी कोई हंसी खेल नहीं है जो जब चाहे कर ली और जब चाहे तोड़ दी। अभी तक तो सब सही चल रहा था ना, अचानक क्या हो गया? सौम्या की माँ ने गुस्से में कहा। माँ, बैठ जाओ, शांति से बात करते हैं, सौम्या ने कहा। पूरे घर में अशांति फैला के अब तू मुझसे शांति से बात करने को कह रही है? और तलाक लेने की ये कौन सी वजह हुई कि आजादी नहीं मिल रही है? मतलब तुझे कितनी आजादी चाहिए? तेरे सास ससुर तुझे किसी बात के लिए रोकते टोकते नहीं है और उनकी चिंता भी जायज है, वो तुझसे बड़े हैं। और किस लड़की को शादी के बाद थोड़ी बहुत परेशानी नहीं होती? हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है बेटा, रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, थोड़ी सी ढील से सब छूट जाता है और पछतावा हाथ रह जाता है, माँ ने कहा। माँ, आप लोग एडजस्ट कर सकते होगे, पर मुझसे नहीं होता। मैं उन समझौता करने वाली लड़कियों जैसी नहीं हूँ, सौम्या ने कहा। सौम्या, तू माधव के बारे में तो सोच, वो तुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है, तेरे पीछे पीछे फिरता रहा है। वो अपने बारे में भी तो नहीं सोचा उसने। उसके जैसा पति बहुत नसीब से मिलता है, सौम्या की माँ ने कहा। क्यों फिरते हैं वो मेरे पीछे? मैंने थोड़े ना फोर्स किया है उन्हें, और उनके ऐसा करने की वजह से मेरे कलीग्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है माँ, सौम्या ने कहा। जिस नौकरी की दम पर तू इतरा रही है ना, वो भी तुझे माधव के कारण ही मिली है। अगर उसकी जगह कोई और तेरा पति होता ना, तो सपना पूरा करना तो दूर, तुझे फोटोग्राफी की बात तक करने नहीं देता। तू माधव के लायक ही नहीं थी, माँ ने कहा। सौम्या शांत खड़ी होकर सुनती रही। सभी लिविंग रूम में बैठे थे। सौम्या की माँ और माधव के माता पिता माधव के साथ लिविंग रूम में बैठे थे। सौम्या तो नादान है, कुछ भी बोलती रहती है और बाद में पछताती है। वो बचपन से ऐसी ही है, पर तुम तो समझदार हो, उसे प्यार से डांट कर जैसे भी हो सके समझाओ ना, सौम्या की माँ ने माधव से कहा। माधव बिना कोई जवाब दिए शांत होकर सौम्या की माँ की बातें सुन रहा था। तभी अंदर से सौम्या अपना बैग लेकर आ गई और माँ से चलने के लिए कहने लगी। सभी उसकी ओर हैरानी से देखने लगे। सौम्या बेटा, जल्दबाजी मत करो, हमें थोड़ा समय तो दो, माधव के पिता ने कहा। आई एम सॉरी पापा जी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, पर आप मुझे फोर्स ना ही करें तो बेहतर होगा, सौम्या ने कहा। मैं तुझे अपने साथ अपने घर नहीं ले जा रही हूँ, समझी ना, सौम्या की माँ ने सख्ती से कहा। ठीक है, मत ले जाओ,
मैं गुजार लूंगी रात किसी होटल में, सौम्या ने कहा। माधव ने सौम्या की माँ की ओर विनती करते हुए सौम्या को अपने साथ ले जाने का इशारा किया और माधव के कहने पर सौम्या की माँ उसे घर ले आई। सौम्या अपनी माँ के साथ घर आ गई थी। सौम्या कमरे में शांत गुमसुम सी बैठी हुई थी। समीक्षा बहुत देर से उसे देख रही थी। समीक्षा ने सौम्या को कॉफी का कप पकड़ाया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें कोई और मिल गया है क्या? समीक्षा ने अचानक से कहा। समीक्षा की बात सुन सौम्या उसकी ओर देखने लगी। मतलब? सौम्या ने कहा। नहीं, सीरियसली कोई है क्या जो तुम्हें पसंद है? समीक्षा ने कहा। सौम्या ने कप टेबल पर रख दिया। तू पागल है क्या? कैसी बात कर रही है? मैं माधव के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, सौम्या ने चिढ़कर कहा। हाँ तो इसमें गलत क्या है? अरे नहीं जमता किसी किसी का। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कलीग्स में से ही है क्या वो? समीक्षा ने कहा। समीक्षा चुप हो जा, अब कुछ मत बोलना, एक थप्पड़ खा जाएगी तू, सौम्या ने चिल्लाकर कहा। तू क्या सोचती है मैं उन्हें धोखा दूंगी जो सब कुछ छोड़कर हर पल मेरे साथ रहे, जो मेरी खुशी के लिए रात दिन मेरे पीछे पीछे फिरते रहे, और मैं उन्हें धोखा दूंगी? वहाँ मैं अपना काम करती थी और वो घंटों बाहर बैठे रहते थे। अपनी भूख प्यास तक का ख्याल नहीं रहता था उन्हें। मेरे कारण अपने माता पिता की नाराजगी भी झेलते थे। वो बेचारे अपने माता पिता और प्यार के बीच में पिस रहे थे। मैं नहीं देख पा रही थी उनकी ऐसी हालत। माँ सच कहती हैं, मैं उनके लायक ही नहीं हूँ। मैं उन्हें कोई खुशी नहीं दे पाई, और देखा जाए तो ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा उनसे अलग हो जाऊं। हाँ होगा थोड़ा दर्द, पर कम से कम वो शांति से तो रहेंगे, और कोई कारण नहीं है सच में। रुआसी सी होकर मैं माधव से इतना प्यार करती हूँ जितना मैं खुद से भी नहीं करती। मेरी जिंदगी से बढ़कर हैं वो। मैं हर पल राम जी से ही विनती करती हूँ कि माधव के सिवा किसी और के बारे में सोचने से पहले वो मेरी जिंदगी छीन लें, सौम्या ने बिलखते हुए कहा। दीदी तुम शांत हो जाओ, प्लीज मत रो। मैं तो बस असल बात जानना चाहती थी। मुझे पता था मेरी दीदी इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती, पर तुम फोटोग्राफी के लिए जीजू से मना भी तो कर सकती थी, समीक्षा ने कहा। एक बार नहीं कई बार सोचा कि बोल दूं माधव से कि मुझे आपको तकलीफ देकर नहीं करना अपने सपने पूरे, पर माधव ने मुझे कसम दे रखी थी कि मैं उनके कारण अपना सपना न छोड़ूं, और अगर मैं जिद करके मना कर भी देती तो वो जिंदगी भर ये सोचकर घुटते रहते कि उनकी वजह से मैंने अपने ख्वाब कुर्बान कर दिए, जैसे मैंने अपने ख्वाब कुर्बान कर दिए, सौम्या ने रोते हुए कहा। लेकिन दीदी इस तरह तो माधव जीजू तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाएंगे, और न ही तुम उनके बिना, समीक्षा ने कहा। मैं जानती हूँ उन्हें, वो ये सोचकर खुश रहेंगे कि मैं खुश हूँ और अपने सपने भी पूरे कर रही हूँ, और मेरी खुशी तो माधव है, सौम्या ने कहा। 4 महीने बीत चुके थे। सौम्या माधव से दूर 4 महीनों से अपनी माँ के घर पर ही थी, और वो माधव जो सौम्या से दूर रहने पर बेचैन हो जाता था, उसने इन दिनों में उससे एक बार तक बात नहीं की थी, और हाँ कभी कभी फोन लगाने के लिए जैसे तैसे हिम्मत कर लेता, पर सौम्या को कोई परेशानी ना हो ये सोचकर रुक जाता। लेकिन सौम्या देखे बिना कैसे रह सकता था माधव? जब सौम्या मंदिर या पार्क जाती तो वहीं कहीं दूर से छिपकर उसे देखा करता, तो कभी उसकी एक झलक के लिए एयरपोर्ट के रास्ते में पड़ने वाले श्री हनुमान मंदिर के पास ही कहीं खड़ा हो जाता, जहाँ के दर्शन किए बिना सौम्या कभी आगे नहीं जाती थी। माधव को थोड़ा भी एहसास कराए बिना सौम्या भी समय पर छुपकर देखने उन जगहों पर पहुंच जाया करती जहां माधव आया करता था, जिससे एक पल के लिए ही सही वो भी माधव को देख ले। कहते हैं कि राम जी की इस नगरी में हर चीज का मूल्य देना होता है, खुशियों का भी, पर उसकी इस नगरी की एक अद्भुत चीज भी है जिसका मूल्य है ही नहीं, जो सबसे हसीन है, और वो है प्रेम। और सिया राम जी की प्रेम कहानी भी तो अद्भुत है। माधव और सौम्या के बीच उनका सच्चा प्यार ही था जो दूर रहने पर भी उन्हें बांधे हुए था। तभी तो आज दोनों दीवाने एक दूसरे के लिए एक दूसरे से ही अलग हो रहे थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। इन लम्हों में कभी अलग रहने की उदासी थी तो कभी एक दूसरे की खुशी से मिलने वाली संतुष्टि। आज सौम्या का पहला वट सावित्री व्रत था। वह अपनी कजन कविता के साथ मंदिर गई हुई थी। समीक्षा भी उनके साथ ही थी। आज मंदिर में सौम्या की नजरें हर ओर माधव को ढूंढ रही थीं, पर वो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। उसे विश्वास था कि माधव आज जरूर आएगा। सौम्या मंदिर में एक जगह बैठ गई और अपनी बहनों से ये बहाना किया कि उसे मंदिर में बैठने से शांति मिल रही है।
करके माधव का इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो चुकी थी पर माधव अभी तक नहीं आया था। सौम्या की बहनें अब उसे घर चलने की जिद करने लगी तो उसे जाना ही पड़ा। मंदिर से बाहर निकलने तक सौम्या की बेचैन नजरें माधव को तलाश कर रही थीं। वो तीनों गाड़ी में बैठ गईं और मंदिर से निकल गईं। चिंता मत करो, जीजू कुछ काम में फंस गए होंगे, समीक्षा ने दबे शब्दों में सौम्या को तसल्ली दी। सौम्या ने अपना सिर हिलाकर हाँ किया। अरे भैया थोड़ा साइड में रोकना, कविता ने ड्राइवर से कहा। क्या हुआ दीदी? समीक्षा ने कविता से कहा। अरे मुझे इस शॉप से अपना लहंगा उठाना है। कल मैं इनके साथ आई थी पर लहंगा रेडी नहीं था। मैं आती हूँ 10 मिनट में, कविता ने ये कहा और चली गई। कुछ देर बाद कविता शॉप से वापस आ रही थी। वह जल्दी में सौम्या और समीक्षा की ओर आ ही रही थी। सौम्या, मैंने अभी माधव जी को देखा अंदर शॉप में, कविता ने कहा। दीदी हम एक ही शहर में रहते हैं, कभी न कभी तो टकराएंगे ही ना, उसमें क्या है, समीक्षा ने कहा। हाँ पर वो एक लड़की के साथ थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो ही उसे शॉपिंग करा रहे हों। वो लड़की ड्रेस अपने ऊपर डाल कर दिखा रही थी और माधव उसके साथ ड्रेस सिलेक्ट कर रहे थे और दोनों बहुत खुश भी लग रहे थे, कविता ने कहा। समीक्षा ने सौम्या की ओर देखा। क्या कविता दीदी, आप भी अब कोई हंस बोल भी नहीं सकता क्या? और शॉपिंग चीज ही ऐसी जिससे लोग खुश हो ही जाते हैं, समीक्षा ने कहा। हाँ वो भी सही है पर उन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उनकी खुशी की वजह शॉपिंग है। अलग ही चमक थी आज माधव में। अच्छा अभी वो दोनों बाहर निकल कर आएंगे तो देख लेना, कविता ने कहा। मुझे नहीं देखना किसी को, तुम लोग चलो अब, सौम्या ने टालते हुए कहा। रुक तो यार, शायद तू पहचान ले उस लड़की को, कविता ने सौम्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी माधव किसी लड़की के साथ शॉप से बाहर आया। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और काफी घुले मिले लग रहे थे। फिर माधव और लड़की कार में बैठकर चले गए। सौम्या, समीक्षा और कविता तीनों उन्हें देख रही थीं। सौम्या चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। समीक्षा और कविता भी उसके साथ बैठ गई। देखा ना तुम लोगों ने, वैसे माधव उस लड़की के साथ काफी खुश लग रहे थे, कहीं माधव और वो साथ तो नहीं है, कविता ने कहा। सौम्या उसकी ओर खामोशी से देखने लगी। मतलब वो दोस्त भी तो हो सकते हैं, कविता ने कहा। बस करो, समीक्षा ने कविता की ओर देखकर कहा। यार तू मुझ पर मत भड़क, तुम लोगों ने भी तो देखा था, कविता ने कहा। मैं जानती हूँ उस लड़की को, वो आराधना है, माधव की कॉलेज फ्रेंड। माधव मुझे उससे मिला चुके हैं, सौम्या ने कहा। कविता शांत हो गई। कुछ देर में कविता का घर आ गया। वह गाड़ी से उतरकर अपने घर चली गई। कुछ देर बाद सौम्या और समीक्षा भी अपने घर आ गए। सौम्या के दिमाग में कविता की बातें गूंज रही थीं। हालांकि उसे पता था कि ये बातें बेबुनियादी हैं, पर न जाने क्यों उसका मन उसी ओर घूमे जा रहा था। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं जो हमें एकदम उलझा कर रख देते हैं। एक तरफ तो हमारा दिल जानता है कि असल पहलू क्या है, पर इनसिक्योरिटी का कोहरा उसे धुंधला करने लगता है। सौम्या सोच में डूबी गुमसुम बैठी थी। सौम्या खाना खा ले बेटा, माँ ने आवाज दी। सौम्या बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए बैठी रही। दीदी दीदी, समीक्षा ने उसे हिलाकर कहा। सौम्या चौंक कर समीक्षा की ओर देखने लगी। कब लगाई माँ ने आवाज? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सौम्या ने बोलते बोलते शांत हो गई। कहीं तुमने कविता दी की बातें दिल से तो नहीं ले ली ना, समीक्षा ने कहा। सौम्या बिना कुछ बोले समीक्षा की ओर देखने लगी। दीदी तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो कुछ भी बोलती है, उन्हें दूसरों के मामले में दखल देने में बड़ा मजा आता है। आप जानती तो हो उन्हें, और बात आपकी हो तो फिर वो कोई मौका नहीं छोड़ती, समीक्षा ने कहा। अपनी है इसलिए बोल रही हैं, वरना उसे क्या पड़ी है मेरी, सौम्या ने कहा। हाँ अपनी है वो, पर आपसे जलती भी है। याद करो जब आप और जीजू पहली बार ताऊ जी के यहाँ खाने पर गए थे, तब इसने जीजू से क्या कहा था कि कैसे झेल लेते हैं आप सौम्या को, तो जीजू ने कितना प्यारा जवाब दिया था। जो हमारे दिल में होते हैं हम उन्हें झेलते नहीं, प्यार करते हैं। फिर कैसे वो चिढ़ गई थी, याद है ना? और तुम कैसे कह सकती हो कि जीजू और वो आराधना साथ है? मैं पहले भी कहती थी और अभी भी कहती हूँ, जीजू तुम्हें छोड़कर किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते, समीक्षा ने सौम्या को धैर्य बनाते हुए कहा। माधव ने बताया था कि आराधना उन्हें पसंद करती थी। उसने माधव को अपने दिल की बात बताई थी। उस समय माधव ने उसे मना कर दिया था। अगर ये बात सच है तो मुझे अच्छा लगेगा कि माधव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए।
आराधना बहुत अच्छी लड़की है, वो उनका बहुत ख्याल रखेगी। और वैसे भी मेरा ये सब सोचना बेकार ही है, क्योंकि कुछ दिनों बाद हम पूरी तरह से अलग हो ही जाएंगे। सौम्या ने अपनी डूबती हुई आवाज को संभालते हुए कहा। करीब 15 दिन गुजर चुके थे। सौम्या और समीक्षा माँ के साथ किचन में थीं। तभी सौम्या के व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उसने चेक किया तो कविता का मैसेज था। उसने कोई पिक्चर सेंड की थी। सौम्या ने पिक्चर डाउनलोड की। सौम्या ने जैसे ही पिक्चर देखी वह स्तब्ध हो गई। समीक्षा और माँ ने उससे पूछा तो उसने उन्हें वो फोटो दिखाया। उस पिक्चर में माधव और आराधना साथ थे और आराधना के हाथ की अनामिका उंगली में अंगूठी थी जो वह कैमरे के सामने दिखा रही थी। उस पोस्ट के कैप्शन पर लिखा था, द लव लेट्स गिफ्ट गिवन बाय माधव। सौम्या चुपचाप अपने कमरे में चली गई। समीक्षा उसके पीछे आने लगी तो सौम्या ने उसे हाथ दिखाकर वहीं रुकने को कहा। सौम्या अपने कमरे में जाकर जमीन पर बैठ गई और टेबल पर रखी अपनी कविताओं की डायरी को उठाकर उसमें रखे सूखे गुलाब के फूलों को हाथ से छूकर सहलाने लगी जो उसे माधव ने दिए थे। तभी उसके फोन में कविता का फोन आया। सौम्या ने फोन उठाया। हाँ सौम्या, तूने देखी वो पिक्चर? अरे बड़ी मुश्किल से मिली है यार। वैसे मैं सोशल मीडिया पर खुद से किसी को फॉलो नहीं करती, पर मैंने अपनी बहन के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख दिया। तुझे आराधना की रिंग देखकर सब समझ तो आ ही गया होगा। मैं तुझे माधव की और खबरें लाकर दूंगी। हाँ, कविता ने कहा। नहीं कविता, रहने दे तू। वैसे भी इस सब का कोई मतलब नहीं है, हम अलग जो होने वाले हैं। ये बोलते बोलते सौम्या का गला भर आया और उसने फोन काट दिया। सौम्या के अंदर सिसकी भर रही थी। तभी समीक्षा आई। सौम्या जब समीक्षा को देखा तो वह समीक्षा को देखकर फपक कर रोने लगी और उससे लिपट गई। इतना आसान नहीं है समीक्षा ये, जितना मैंने सोचा था। माधव से दूर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं क्या करूं अब? मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा समीक्षा, सौम्या ने विलखते हुए कहा। समीक्षा की भी आंखें छलक रही थीं, पर वो सौम्या का सर सहलाकर उसे हौसला दे रही थी। मैं सोचती थी कि बस उससे दूर रहना है, लेकिन अब डर लगने लगा है। सब सच कहते हैं, मैं बेवकूफ हूँ, पागल हूँ जो माधव से दूर हो गई। पर मैं क्या करती समीक्षा? मैं उन्हें परेशान नहीं देख पा रही थी। हे राम जी, ये क्या हो गया मुझसे? सौम्या ने विलखते हुए कहा। मैं अभी उनके पास जाती हूँ। मैं उनसे हर बार की तरह सॉरी माधव कह दूंगी। वो मेरी हर गलती माफ कर देते हैं और मुझे पता है वो ये भी माफ कर देंगे, सौम्या विलख कर कहते हुए बदहवासी दरवाजे की ओर जाने लगी। तभी माँ ने उसे पकड़ा और चिल्लाकर कहा, तुम क्या समझती हो तुम्हारे सॉरी से सब पहले जैसा हो जाएगा? मैंने कहा था कि सौम्या जल्दबाजी मत कर, पछताएगी तू, पर नहीं माना तूने। सॉरी माँ, सौम्या ने रोते हुए कहा। फिर सॉरी? तुम लोगों ने तो मजाक बना लिया है। तुम्हारे लिए बस सॉरी कह दो और सब ठीक। और अब तक तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब तूने माधव को उस लड़की के साथ देखा तो दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है तुझसे। अगर माधव किसी और को पसंद करने लगा है तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? तुझसे उसकी थोड़ी सी भी खुशी देखी नहीं जाती क्या? अगर वो नई जिंदगी शुरू करना चाहता है तो तुझे खुश होना चाहिए ना, और ये सब छोड़कर अपने कैरियर पर ध्यान दे जो तुझे बहुत प्यारा है, माँ ने गुस्से में झल्लाकर कहा। सौम्या शांत हो गई और निढाल होकर बिस्तर पर लेट गई। सिसकियां भरते हुए कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। दीदी दीदी उठो, वो नीचे तुम्हारे वकील आए हैं। अगले दिन सुबह सौम्या की आंख समीक्षा की आवाज के साथ खुली। सौम्या नीचे आ गई तो वकील ने कहा, मैडम अच्छी खबर है, इस महीने की 13 तारीख को आपकी और माधव की कोर्ट में पेशी थी। दोनों पार्टी सहमत थीं, इसलिए डिवोर्स प्रोसेसिंग में ज्यादा समय नहीं लगा। बस उस दिन कोई गड़बड़ नहीं हुई तो आपको उसी दिन डिवोर्स मिल जाएगा। सौम्या चुपचाप वकील की बातें सुन रही थी। उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी तो सिर्फ 4 दिन ही बाकी थे। अगले दिन माधव अपनी बालकनी पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। तभी उसे हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने गेट की तरफ देखा तो सौम्या अपनी स्कूटी पर थी। सौम्या ने गेट खुलवाने के लिए हॉर्न दिया जैसे वो हमेशा करती थी। माधव ने जया को आवाज दी, पर शायद उस समय घर पर कोई नहीं था। जब माधव नीचे आने लगा तो सौम्या ने उसे हाथ के इशारा करते हुए रोका और फिर उसने स्कूटी से उतरकर गेट खोला। स्कूटी चलाकर अंदर आ गई। फिर उसने स्कूटी पार्क की ठीक उसी जगह जहां वह हमेशा करती थी। सौम्या ने गाड़ी से चाबी निकाली और घर में जाने से पहले
आंगन में बने से मंदिर में नमन किया। हमेशा की तरह माधव ऊपर से सौम्या को देख रहा था। उसे सौम्या का पहले वाला अंदाज देखकर अच्छा लग रहा था। सौम्या घर के अंदर आई। घर पर कोई नहीं था। तभी माधव सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। सौम्या और माधव 6 महीने बाद एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे। दोनों का दिल कह रहा था कि अभी गले लगकर सारी दूरियां मिटा दें, पर समय ने ऐसा रुख बदला था कि आज दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। वो मैं अपना कुछ सामान लेने आई हूँ, कबर्ड में रखा है, सौम्या ने झिझक कर कहा। ओह हाँ ठीक है, माधव ने भी झिझकते हुए कहा। दोनों खामोश हो गए। माँ पापा कहीं गए हैं क्या? सौम्या ने कहा। हाँ वो कहीं गए हैं, शायद मंदिर गए हैं। माधव ने कहा। वक्त भी कितना अजीब होता है ना, सब कुछ एक सा कहाँ रहता है, कब कैसा बदलाव दिखा दे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कभी एक दूसरे से बात किए बिना बेचैन हो जाते थे। माधव और सौम्या आज इस तरह से चुप थे जैसे उनके पास बोलने के लिए शब्द ही ना हो। सौम्या अपने कमरे में जाकर अपना सामान निकालने लगी। तभी पलंग पर पड़ा माधव का फोन बजा। फोन की रिंग सुनकर माधव कमरे में आया और बालकनी में चला गया। माधव की हल्की हल्की बातें सौम्या के कानों में पड़ रही थीं, पर वो हमेशा की तरह उन पर ध्यान नहीं दे रही थी। हाँ मैं उसे छोड़ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उससे तंग आ गया हूँ, बल्कि इसलिए कि वो चाहती है, उसे उसका सपना पूरा करना है और मुझे मेरा, जो मैंने उसके लिए देखा था। और आई होप 13 तारीख के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर माधव के ये शब्द सौम्या नजरअंदाज नहीं कर पाई। उसकी आंखें डबडबाने लगीं और वो ना चाहते हुए भी सोचने लगी कि माधव किससे ऐसी बात कर रहा है। माधव की बात खत्म हो गई और वो बालकनी से कमरे में आ गया। उसने अपना फोन पलंग पर रखा और बाहर चला गया। सौम्या की नजर माधव के फोन के स्क्रीन पर पड़ी। उसमें किसी की पिक्चर ओपन थी। सौम्या ने माधव का फोन हाथ में लिया। उसने देखा तो वो पिक्चर आराधना की थी। सौम्या कमरे में आ गई। सौम्या ने देखा कि माधव किचन में है, शायद कुछ पका रहा है। माधव 2 चाय के कप हाथ में लेकर आया। ये चाय, माधव ने टेबल पर कप रखते हुए कहा। वो मुझे जल्दी जाना है, सौम्या ने टालते हुए कहा। बस थोड़ी देर, पता नहीं अब मौका मिले, माधव ने कहा। सौम्या कुछ कह नहीं पाई और बैठ गई। माधव ने उसे चाय का कप दिया। उस कमरे में इतनी खामोशी छाई हुई थी कि सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही थी। माधव और सौम्या चाय के प्याले में जज्बातों का एक एक घूंट चुपचाप पी रहे थे। दोनों की आंखों में छाई नमी बहुत कुछ कह रही थी, पर उसमें स्वर नहीं थे। चाय खत्म होते ही सौम्या उठकर जाने लगी। माधव खड़ा हो गया। सौम्या दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। आई एम सॉरी माधव, सौम्या ने बिना माधव की ओर देखे अपनी डूबती हुई आवाज को संभालते हुए कहा। माधव की आंखें छलक पड़ी और सौम्या वहां से चली गई। अगले दिन की सुबह माधव और सौम्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। दोनों शांत खड़े एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे। चारों ओर बारिश की महक और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी, पर वो भी उन दोनों की उदासी कम नहीं कर पा रही थी। लगभग 2 घंटे बीत चुका था। जज साहब भी बारिश में फंसे हुए थे, इसलिए उन्हें आने में देर हो रही थी और वहाँ मौजूद लगभग सभी लोगों का बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा था, बल्कि वो जज साहब के न आने की प्रार्थना कर रहे थे ताकि तारीख टल जाए। सौम्या बेसुध और गुमसुम सी बेंच पर बैठी थी। तभी सभी के लिए चाय आई। एक लड़के ने सौम्या के हाथ में चाय दी। सौम्या ने गर्म चाय अपने मुंह से लगाई तो उसकी जीभ जल गई। उसके मुंह से आह माधव निकल पड़ा और उसकी नजरें माधव को देखने लगीं। माधव बिना प्रतिक्रिया दिए दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। आखिर सौम्या ने ही तो उसे मना किया था और माधव की बेबसी उसकी आंखों से छलक रही थी, जिसे सौम्या की मां साफ देख रही थी। थोड़ी देर में अंदर से सुनवाई के लिए बुलावा आया। वकीलों ने दलीलें पेश की और माधव और सौम्या से आखिरी बार तलाक के लिए पूछा गया। माधव ने हाँ कर दिया। सौम्या कुछ बोलती कि तभी सौम्या की माँ की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और नाक से खून बहने लगा था। सौम्या भागकर माँ के पास गई और एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाने लगी। माधव भी सौम्या के पास आ गया। माँ को अस्पताल पहुंचा दिया गया। सौम्या ने उसके वकील ने जज के सामने डिवोर्स की मंजूरी देने के लिए कहा, पर सौम्या ने उस पर ध्यान नहीं दिया और माँ के साथ चली गई। हॉस्पिटल में माँ पलंग पर लेटी हुई थी। सौम्या उनके पास बैठी थी।
और बाकी लोग बाहर थे। तभी सौम्या के पापा आए। सब उनकी ओर देखने लगे। वो डॉक्टर कह रहे थे ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, आज ही डिस्चार्ज हो जाएंगी। सौम्या के पिता ने कहा। शाम होते ही सौम्या की मां डिस्चार्ज होकर घर आ गई। रात को सौम्या के वकील का फोन आया। उसने सौम्या को बताया कि तलाक की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अगले दिन दोपहर में सौम्या अपने कपड़े कबर्ड में जमा रही थी। उसकी नजर उसकी और माधव की सगाई की एल्बम पर पड़ी। उसने एल्बम उठाया और जमीन पर बैठकर देखने लगी। उस एल्बम की हर तस्वीर सौम्या के होठों में मुस्कान के साथ आंखों में आंसू ला रही थी। यादों के साए में डूबी सौम्या अपने बीते पलों को खंगाल रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। सौम्या उठकर बाहर गई और उसने गेट खोला। सामने माधव खड़ा था, साथ में आराधना भी थी। सौम्या ने मुस्कुराकर उन दोनों से अंदर आने के लिए कहा। सौम्या आंटी कहाँ हैं? हम उनसे ही मिलने आए थे। माधव ने बताया कि कल आंटी की तबीयत बिगड़ गई थी, तो मैंने सोचा मैं भी उनसे मिल लेती हूँ। आराधना ने कहा। माँ पीछे आंगन में बैठी हैं, आप लोग उनसे वहीं जाकर मिल लीजिए, सौम्या ने सहजता से कहा। सौम्या माधव और आराधना को माँ के पास ले गई। माँ ने सौम्या से उन दोनों के लिए चाय लाने को कहा। माधव और आराधना माँ के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। माधव और आराधना भागकर किचन की ओर आए तो देखा चाय के टूटे कप और चाय जमीन पर फैले हुए हैं और सौम्या जमीन पर बेहोश पड़ी है। आवाज सुनकर समीक्षा भी आ गई। माधव ने सौम्या का सर अपनी गोद में रखा और समीक्षा से पानी लेकर पानी के छींटे सौम्या के मुंह पर मारे। सौम्या को फिर भी होश नहीं आ रहा था। वो लोग सौम्या को पास के हॉस्पिटल लेकर गए। सौम्या को तुरंत एडमिट कर लिया गया। सौम्या, माधव और आराधना सौम्या के रूम के बाहर चेयर पर बैठे थे। तभी वहाँ डॉक्टर आई। यहाँ सौम्या के साथ कौन है? डॉक्टर ने कहा। जी मैं उनका पति हूँ। माधव ने हड़बड़ी में उठकर कहा। बहुत कमजोर हो गई है आपकी वाइफ, शरीर में खून की कमी आ गई है, हीमोग्लोबिन भी काफी कम है, उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। लगता है 15-20 दिन से प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हैं और आप उनका ध्यान नहीं रखते क्या? डिप्रेशन में है वो, किसी गहरी सोच में डूबे होने के कारण वो बेहोश हो गई थी। आज उन्हें यही एडमिट कराना होगा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही माधव ने गुस्से में कहा। समीक्षा क्या परेशान कर रहा है सौम्या को? समीक्षा ने कुछ नहीं कहा। सब उसकी इच्छा से हो रहा है तो फिर क्या परेशान कर रहा है उसे? माधव ने तेज आवाज में कहा। बो जीजू, समीक्षा ने हिचकिचाते हुए कहा। तुमसे सीधे बोलना नहीं आता क्या? जो पूछा उसका जवाब दो। माधव ने समीक्षा की ओर देखकर कहा। दीदी आपके बिना नहीं रह पा रही हैं जीजू, आपसे दूर रहना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अपनी तकलीफ किसी को जाहिर नहीं होने देती, पर सबसे छिपकर रात रात भर रोती रहती हैं। कोई सुन ना ले इसलिए अपनी सिसकियां अपने हाथों से दबा देती हैं। उसे अपने करियर का कोई लालच नहीं है और न ही आपसे या अंकल आंटी से कोई शिकायत है। वो आपकी खुशी और आपके घर की शांति के लिए आपसे अलग हो रही थी। आप उसके सपने के लिए जिस तरह परेशान होते वो ये देख नहीं पा रही थी और आपकी कसम के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी वो। आपके और आपके परिवार के बीच होने वाले विवाद का कारण भी वो अपने आप को समझती है, इसलिए आप लोगों से दूर हो गई जिससे आप लोग शांति से रह सकें। और उस बेवकूफ ने सबके सामने बुरे बनने की भी चिंता बिल्कुल नहीं की। दीदी आपसे बहुत प्यार करती हैं जीजू, उसने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, हमेशा आपके और आपकी फैमिली की चिंता की। आप जानते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव है जीजू। आपके और आराधना के साथ होने पर भी उसने कुछ नहीं कहा, पर मुझे पता है उसे सबसे ज्यादा इसी से धक्का लगा है। समीक्षा ने रुआंसा होकर कहा। किसने कहा कि मैं और माधव साथ हैं? मतलब मेरी 15 दिन पहले ही कोर्ट मैरिज हुई है, आराधना ने कहा। माधव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना हाथ दीवार पर गुस्से से मारा और सौम्या के रूम का दरवाजा खोलकर सीधे दाखिल हो गया। सौम्या बेड पर लेटी हुई थी और पास खड़ी नर्स उसे खून की बोतल लगा रही थी। ऐ तुम पागल हो क्या? बेवकूफी की भी हद होती है।
माधव अपना सिर पकड़कर गुस्से से चिल्लाकर कहता है। माधव के पीछे पीछे समीक्षा और आराधना भी रूम में आ गए। आप हल्ला मत करिए, आप हॉस्पिटल में हैं, दूसरे मरीजों को भी परेशानी होगी, नर्स ने कहा। माधव ने नर्स की ओर ध्यान नहीं दिया। ये दोनों 6 महीने से परेशान हैं। अगर आपके पेशेंट थोड़ी देर परेशान हो जाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, समीक्षा ने कहा। सौम्या उठकर बैठ गई। क्या हुआ? सौम्या ने कहा। तुम्हें तो लगता है एक थप्पड़ लगाऊं, सब अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। 6 महीने से सबको परेशान कर रखा है तुमने, खुद के साथ साथ मुझे भी पागल कर रही हो और पूछती हो क्या हुआ। अकल बकल नहीं है क्या तुम्हें? बस जो जी में आए वो करना है तुम्हें। 6 महीने से दिमाग खराब करके रख दिया है, बहुत समझदार बनती हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें। माधव ने सौम्या की ओर दांत कसमसाते हुए कहा। देखो देखो, अपनी हालत, शरीर कमजोर हो गया है, रो रो कर आंखें सूज गई हैं, शरीर में खून नहीं है, डिप्रेशन में चली गई हो तुम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? कभी सोचा है तुमने? तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मैं। बहुत हो गई तुम्हारी जिदें, सुन लो, ये सब अब और नहीं चलेगा, माधव ने चिल्लाकर कहा। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरी चिंता करना छोड़ो और मुझे अकेला रहने दो, सौम्या ने कहा। अब बस करो अपना ये ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, समीक्षा ने सब बता दिया है। मुझे पहले भी शक था कि तुम इतनी जल्दी घबराकर पीछे नहीं हटने वालों में से हो। तुमने इतना बड़ा उलझा दिया कि सोच भी नहीं पा रहा था, माधव ने झल्ला कर कहा। मेरी बहुत चिंता हो रही थी ना तुम्हें, तो मुझसे कहती, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेता। इतनी सी बात को इतना लंबा खींच डाला तुमने। ऐसे तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनी घूमती हो, अब क्या हुआ? हाँ, माधव ने कहा। हाँ, तो अगर मैं कहती कि मुझे तुम्हें और माँ पापा को परेशान करके नहीं करना कोई सपना पूरा, तो क्या तुम मुझे ये करने देते, छोड़ने देते मुझे फोटोग्राफी? सौम्या ने गुस्से से कहा। हाँ, नहीं छोड़ने देता, और वो भी इतनी सी बात पर। मैं इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता, माधव ने कहा। क्या रास्ता निकालते? हाँ, मेरे लिए रास्ता निकालते निकालते खुद को तकलीफ देते रहते। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं हर वक्त घुटती रहती, सौम्या ने झल्लाकर कहा। माधव चुप हो गया। सौम्या के आंसू झलक पड़े। मैं आपको हर वक्त टेंशन में नहीं देख सकती माधव। मेरा शौक पूरा करने के चक्कर में आप खुद को भूल ही गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे सारा बोझ आप अकेले ही ढो रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था माधव, मैं क्या करूं? सौम्या ने बिलखते हुए कहा। माधव सौम्या के पास गया और उसके आंसू पोंछकर उसे चुप कराने लगा। आई एम सॉरी सौम्या, तुम शांत हो जाओ, देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मैं तुम्हें इस तरह से रोते बिलखते नहीं देख पा रहा हूँ यार, प्लीज मत रो, माधव ने सौम्या के आंसू पोंछते हुए कहा। माधव, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर डाला, बट आई श्योर मेरा टेंशन ऐसा नहीं था, बस मुझे जो सही समझ आया मैंने वो ही किया, सौम्या ने रोते हुए कहा। माधव की भी आंखें भर आईं। उसने सौम्या का सिर चूमकर उसे अपने गले से लगा लिया। सब सौम्या को समझा रहे थे, पर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हल्का कर लेने दो उसे अपना जी, बहुत दिनों से भरी हुई कुछ देर मत रोको, पास खड़ी हुई नर्स ने मुस्कुराकर कहा। सौम्या 1 घंटे तक बिना रुके लगातार माधव से लिपटकर रोती रही, फिर धीरे धीरे शांत होने लगी। उसी बीच माधव के माता पिता और सौम्या की माँ वहां आ गए। उन सभी को माधव और सौम्या को साथ देखकर बेहद सुकून मिल रहा था। माधव, अब मैं फोटोग्राफी नहीं करूंगी, ठीक है ना? सौम्या ने रुआंधे होकर कहा। अरे नहीं बेटा, तू फोटोग्राफी नहीं छोड़ेगी। अगर तेरे पापा को परेशानी है तो मैं तेरे साथ में जाऊंगी तेरे, देखती हूँ कौन रोकता है तुझे, माधव की माँ ने कहा। मुझे क्यों परेशानी होने लगी? सौम्या मेरी बेटी है, सौम्या के कारण तो लोग हमारी और भी सम्मान करने लगे हैं। सौम्या, हम लोग अपनी जिद में इतने खो गए कि तुम दोनों की दुविधा को देख ही नहीं पाए। हम तुझे अब ना रोकेंगे और ना ही दबाव बनाएंगे, बस तुम दोनों खुश रहो, साथ रहो, यही हम चाहते हैं, माधव के पिता ने कहा। माधव के माता पिता की बात सुनकर सभी के चेहरे में खुशी छा गई और सौम्या माधव की अलसाई आंखों में आंसू। माधव, एक और बात के लिए सॉरी, सौम्या ने कहा। माधव उसकी ओर देखने लगा। वो जब मैं अपना सामान लेने आई थी ना, तब आपके फोन में आराधना की तस्वीर देखकर मुझे थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने फोन जमीन पर पटक दिया था। वो फोन मुझसे ही टूटा था। आई एम सॉरी, सौम्या ने मासूमियत से कान पकड़ते हुए कहा। सौम्या की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। मुझे मालूम है
माधव ने हंसकर कहा, सौम्या तुमने उस पिक्चर को जूम आउट करके नहीं देखा था क्या? अगर देखती तो बगल में मेरे पति भी नजर आते। ये देखो। आराधना ने मजाकिया अंदाज में सौम्या को पिक्चर दिखाते हुए कहा। माधव सॉरी, मैंने फिर गलती की, सौम्या ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर कहा। माधव ने हंसकर प्यार से सौम्या का माथा चूम लिया। लेकिन आराधना और मैं साथ में हैं, ये बातें कौन फैला रहा था? माधव ने कहा। जीजू, वही कविता। समीक्षा ने कहा। ये कविता है क्या यार? इसे प्रॉब्लम क्या है जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाती है? माधव ने कहा। जाने दो ना माधव, छोड़ो, उसने कुछ भी कहा हो पर स्वीकारा तो मैंने था ना, सौम्या ने माधव की बाह थामते हुए कहा। अब बस करो दीदी, ये आंसू नहीं मोती हैं, इन्हें बहा दोगी तो मोतिया बिंद हो जाएगा। समीक्षा ने सौम्या के आंसू की बूंद को हवा में उछालते हुए कहा। सौम्या हंस पड़ी और सौम्या के साथ वहां मौजूद सभी लोगों के होठों पर हंसी छा गई। अगले दिन सौम्या हॉस्पिटल से सीधे अपने घर गई। ओह, आई एम सॉरी। अपने और माधव के घर। वहां सौम्या का बिल्कुल उसी तरह गृह प्रवेश हुआ जैसे वो पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। सौम्या और माधव की जिंदगी पहले की तरह हो गई। बस बदलाव ये आया कि सौम्या अपने काम के लिए अकेले कहीं भी आ जा सकती थी। उनके बीच कुछ चीजें ऐसी थीं जो हमेशा से बहुत प्यारी थीं, जैसे माधव का सौम्या को हर निवाला फूंक फूंक कर खिलाना, माधव के हाथों में चोट लगने पर उसके हाथों को सौम्या का चूम कर सहलाना, और सौम्या का हमेशा की तरह गलतियां करना और फिर आई एम सॉरी कहना, फिर माधव का मुस्कुराकर उसे माफ कर देना। सौम्या और माधव के प्यार का रंग समय के साथ और भी गहरा हो रहा था। इस साल सौम्या और माधव की झोली में डबल खुशियां आ गिरी। पहली तो ये थी कि सौम्या को बेस्ट नेचर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, और दूसरी और सबसे प्यारी खुशी ये थी कि सौम्या और माधव माता पिता बनने वाले थे। बच्चे की खबर से तो उनके घर का माहौल ऐसा बन गया था कि जैसे कोई त्योहार हो। सभी सौम्या का पल पल ख्याल रखने लगे और माधव तो जैसे कोई और ही जहान में था। कुछ महीनों बाद माधव अब और नहीं खा सकती, मुझे लगता है मैं फट जाऊंगी। सामने खाने की प्लेट लिए माधव से सौम्या ने कहा, प्लीज यार, ये आखिरी बाइट खा लो। देखो ऐसी हालत में माँ को पूरा पोषण बच्चे को मिल जाता है, जो फिर माँ के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, जो उसे पोषण दे। माधव ने कहा, आपकी इन्हीं बातों के कारण मेरा वजन और औरतों से ज्यादा हो गया है। अब तो हॉस्पिटल में नर्स तक मेरा मजाक उड़ाती हैं। आप मुझे मोटा कर देंगी। सौम्या ने कहा, अच्छी बात है, तुम गोलू मोलू सी और भी क्यूट लगोगी। माधव ने सौम्या के गाल खींचते हुए कहा। आह माधव, सौम्या ने कहा। आई एम सॉरी यार, माधव ने हंसकर कहा। जितना अजीब प्यार होता है उतने ही अजीब होते हैं प्यार करने वाले। अपने प्रिय की खुशी के लिए उसी से दूर हो जाते हैं, जैसे राधा रानी अपने कृष्ण से दूर रहीं। पर इसमें एक आश्चर्य ये है कि वो कभी अलग ही नहीं थे, संपूर्ण थे। यही तो होती है प्रेम की शक्ति, जिसमें शरीर तो अलग होते हैं पर आत्मा एक हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।